फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए चैप्टर प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र में। प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के अभ्यास प्रश्न पहला है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो क दे रखा है इसमें। पहला प्रश्न क, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कहाँ पर? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर? यहाँ आइरिस आएगा, आइरिस। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा रेटिना पर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी है? सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है कौन सी? 25 मीटर या फिर 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग कैसा होता है? लाल, पीला, बैंगनी या हरा? तो सही आंसर होगा हमारा लाल। श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट है, उत्तर लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी, बड़ा व सीधा। ये है सीधा। आभासी, उल्टा व बड़ा। आभासी, उल्टा व बड़ा। आभासी, सीधा व छोटा। और द है इसमें, आभासी, उल्टा व बड़ा। तो सही आंसर होगा हमारा क, आभासी, बड़ा व सीधा। उत्तर लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, बड़ा व सीधा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो उत्तर लेंस द्वारा है इसमें, उत्तर लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ख है इसमें, प्रिज्म से परिवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो यह है हमारा गलत है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ग, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये कैसा है? हमारा गलत है। अब घ आता है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी गलत है। पहला सही है इसमें, बाकी तीनों गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तक। तो पहला क है इसमें, जो ब्लैक लिखे हैं ये है खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये है खाली स्थान और ये भी खाली स्थान। ठीक है, क है इसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तर लेंस का। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? दूरदर्शी का। खून की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न 4, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंधी नियम, उत्तर है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियमों का पालन होता है। पहला है इसमें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पुष्ट के आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है इसमें, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम साइन, तथा अपवर्तन कोण का अनुपात नियत होता है, इसे भी हम साइन कहते हैं। ठीक है, अनुपात नियत होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब स्नेल के नियमानुसार क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर नियतांक। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में लिखनी है। उत्तर है इसका, वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है और वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें
अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है या फिर कम पहुंचता है। ठीक है, ये रहा अपवर्तन की परिभाषा और माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रश्न 6। उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस, उत्तर है हमारा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की आकृति, स्थिति एवं आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब निम्नलिखित चित्रों में इन प्रतिबिंबों का निर्माण का आरेख प्रस्तुत किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F के बीच स्थित है। अब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक है, ये चित्र दे रखा है, इसे बना लीजिएगा। वस्तु F फोकस और ये बीच में प्रकाशिक केंद्र है ये। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखी है और जो चित्र बन रहा है वो वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बन रहा। ठीक है, ये चित्र है, बना करके देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है लेंस की फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये वाला है प्रश्न। चित्र जो दे रखा है ये दिखा रखा है, प्रदर्शित कर रखा है। अब है नंबर 4, लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ऊपर जो है यहाँ बड़ा बन रहा था वस्तु से, यहाँ वस्तु के बराबर बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब आता है ये नंबर 6, अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, वस्तु से अत्यधिक छोटा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, फर्स्ट नंबर है इसमें, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अतः लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु F से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं अत्यंत सूक्ष्म होगा। ये बिल्कुल सूक्ष्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यदि वस्तु को अनंत से लेंस के ओर खिसकाया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी लेंस के फोकस बिंदु से लेंस की ओर खिसकने लगता है, किंतु प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये चित्र दे रखा है, इसे बना लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूरदर्शी किसे कहते हैं। प्रश्न 7 है, दूरदर्शी किसे कहते हैं। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसका, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अब हम पहले सिंपल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे। क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी? कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच एक सूक्ष्म वस्तु AB, चित्र दे रखा होगा, नीचे होगा, अभी दिखाएंगे।
अनुसार रखी गई है। लेंस द्वारा वस्तु का बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब AB पर बनता है। इसे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से वस्तु AB की दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब AB आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, ये अब नेक्स्ट आएगा इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सरल सूक्ष्मदर्शी और ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये दे रखे हैं। ये सरल सूक्ष्मदर्शी और ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। ये चित्र बना लीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब और ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब। ये नेत्र का है, मतलब देख रहे हैं हम यहाँ से, और ये नेत्र का, और यहाँ ये लेंस लगा हुआ है, अभिदर्शक दिखा रहे हैं ये, तो इससे बना प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? उत्तर है, जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न में हम बता चुके हैं। ठीक है, पर रखी साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये कह रहे हैं जैसे कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। किस पर बनाता है? प्रतिबिंब को रेटिना पर, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला इसमें क है, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो क दे रखा है इसमें विद्युत धारा, ब है विभवांतर, स है, ऑप्शन स है आवेश, ऑप्शन द है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस होते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? हमारा सही आंसर होगा विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल को, डैनियल सेल को, या सीसा संचायक सेल को, या वोल्टीय सेल को? तो सही आंसर होगा हमारा सीसा संचायक सेल को। किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है? सीसा संचायक सेल को। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक कूलाम, एम्पियर, सेकंड या फिर वोल्ट? तो सही आंसर होगा हमारा वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये एक प्रतीक दे रखा है, ये जो है प्रतीक दे रखा है, ये किसका प्रतीक है? प्रश्न घ है, ये किसका प्रतीक है? तो बताएंगे प्रतिरोध का है, या फिर सेल का है, या वोल्टामीटर का है, या फिर अमीटर का है? तो सही आंसर होगा हमारा प्रतिरोध का है। प्रश्न का सही होगा, उत्तर हमारा ऑप्शन का सही होगा, प्रतिरोध का। अब नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? अब ये समीकरण दे रखी है I बराबर Q इंटू टी, और ये दे रखा है Q अपॉन टी। ठीक है, ये इतनी दूर दे दिया है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस है। और ऑप्शन स है Q बराबर I अपॉन टी, आई अपॉन टी, और ऑप्शन द है T बराबर I इंटू क्यू। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ब। कौन सा होगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला इसमें क दे रखा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल किसके द्वारा? शुष्क सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लकड़ी विद्युत रोधी पदार्थ होता है। कैसा? विद्युत रोधी पदार्थ होता है। लकड़ी में मतलब बिजली नहीं आती है।
अब नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो ये गलत है। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है, ये भी गलत है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, सही है। विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, गलत है। इसमें एक प्रश्न एक ऑप्शन सही है, बस तांबा विद्युत का चालक पदार्थ है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। अमीटर को किससे जोड़ते हैं? इसमें स्तंभ क है, ये स्तंभ ख है, और इसमें ये अमीटर को जोड़ते हैं, किससे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। पुनः आवेशित नहीं हो सकता, शुष्क सेल। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। प्रतिरोध किसका मात्रक है? ओम का। मेंस से प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ विद्युत वाहक बल है और एक तरफ ये विभवांतर है। चलिए, अब इसमें क्रम संख्या 1 दे रखी है। संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत को विभवांतर कहते हैं। इसे हम V=W/Q, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। इसका मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम होता है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ प्राथमिक सेल है और दूसरी तरफ द्वितीयक सेल है। तो प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। अनुत्क्रमणीय तो होंगी, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तो अनुत्क्रमणीय होंगी। सेल को द्वितीयक सेल में देखेंगे हम, सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, फिर से रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर चल रहा है, ठीक है। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल इसके क्या है? उदाहरण है। और द्वितीयक सेल ये इसका उदाहरण है बैटरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये अंतर हैं, 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तुम्हारे पेपर में ये जरूर आएंगे, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। तो एक तरफ ये अमीटर है और दूसरी तरफ ये वोल्ट मीटर है। तो अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। और वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। नंबर 2 इसमें है, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सी अमीटर से विद्युत परिपथ में किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत कम होता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है और वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट है, ठीक है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है और इसे वी द्वारा दर्शाया जाता है। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर है ये, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपके 9th क्लास में पढ़ोगे तभी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अभी से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? तो ये दे रखे हैं, कूलाम, आवेश, मतलब निम्नलिखित के मतलब राशियों के मात्रक बताने हैं। कूलाम का आवेश, एम्पियर का विद्युत धारा, वोल्ट का विभवांतर और जूल का व्यय ऊर्जा और ओम का प्रतिरोध। ये इन्हें याद कर लेना। कूलाम, आवेश, ये जो दे रखे हैं मात्रक वो किन किन के हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए।
तो चुंबकीय प्रभाव, अमीटर एवं वोल्टमीटर। और ऊष्मीय प्रभाव, बल्ब और हीटर। रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है। ये बहुत ही फ्यूज तार यह शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। ठीक है, शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक मतलब बहुत ही जल्दी गल जाता है, एक पतला तार होता है जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से हमें बचाता है। ठीक है, अब आता है उपयोग। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर तथा अधिक वोल्टेज आने पर यह स्वयं पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और तारों तथा विद्युत उपकरणों में कोई हानि नहीं पहुंचती। फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने एक खोल में लगाते हैं, इसे हम फ्यूज कैरियर कहते हैं। ठीक है, फ्यूज तार का ये उपयोग हो गया। और किस मिश्र धातु का बना होता है, शीशे और टिन से मिश्र धातु से बना होता है। अब आता है 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं, ये भी बताना है। चलिए, विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि, इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े को प्रयोग किया जाता है। यह तार का एक टुकड़ा विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। नोट प्लीज। अब आता है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए बेसिक नॉलेज है, ये याद कर लीजिएगा इन्हें। घरेलू विद्युत प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं। विद्युत उपकरण मानक स्तर पर जैसे ISI के ही उपयोग में लाए जाएं। घरों में वायरिंग करते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी अर्थिंग से अवश्य किया जाए। जिस अर्थ का तार लेते हैं उससे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं। और नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेन का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक चालक का दे रखा है इसमें, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 3.0 ओम। और तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट। अब तार में बहने वाली विद्युत धारा I बराबर कितना होता है, I बराबर V/I R। ठीक है, तो V दे रखा है हमें 1.5 और R दे रखा है हमें 3.0। तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे हम और ये आ जाएगा हमारा 15/30। 15/30 को हम कट करेंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। अब आता है, एक चालक 40 कूलम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है। चालक में प्रभावित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब चालक में विद्युत आवेश Q बराबर 40 कूलम दे रखा है। ठीक है, 40 कूलम और समय दे रखा है 8 सेकंड। ठीक है, अब चालक में प्रभावित धारा I = प्रभावित आवेश बट्टे समय। तो आवेश दे रखा है हमें 40 और समय दे रखा है 8 सेकंड। अब इसे हम काटेंगे, 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आंसर चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।